बच्चों, आज के इस वीडियो में हम श्रेणी संगठन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। श्रेणी संगठन देखिए आप, शिल्पी, उद्यमी और व्यापारी ये संगठित थे। शिल्पी, कलाकार, उद्यमी और व्यापारी ये तीनों मिलकर के संगठित थे। श्रेणियाँ इन्हीं में बटी हुई थी। ठीक है। शिल्पी, उद्यमी और व्यापारियों ने अपने अपने संघ बना रखे थे और इन्हीं संघों को क्या नाम दिया गया? श्रेणी, निगम या फिर गण भी इनको कहते हैं। शिल्पी, उद्यमी और व्यापारी के जो संगठन बने हैं, संघ बने हुए हैं, इन्हीं को श्रेणी, निगम या गण कहा जाता था। ये श्रेणियां व्यावसायिक उद्यम और निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अपने व्यवसायों के संचालन के लिए उनके अपने नियम और उनके अपने ही कोष थे। वे आधुनिक बैंकों की भांति काम करते थे। ये ऋण ब्याज पर देते थे, निधियां ब्याज पर अपने पास रखते थे। व्यापार और उद्योग श्रेणियों में संगठित थे। श्रेणियों में वस्त्र उद्योग, बैंकिंग आदि का प्रमुख कार्य था। श्रेणियां आर्थिक दृष्टि से संपन्न होती थी और सामाजिक दृष्टि से भी श्रेणियां कार्य करती थी। जैसे सभागृहों, यात्रियों के लिए पीने योग्य पानी की सुविधाओं से युक्त विश्राम गृह, जलाशय, उद्यान, मंदिरों आदि का निर्माण करना। मंदसौर आता है आपका एमपी में। तो मंदसौर में एक कुमार गुप्त कालीन लेख मिला, जिससे ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि दशपुर, मंदसौर में ही आती है जगह, दशपुर में तंतुवाहो क्या होता है? जुलाहों की एक श्रेणी थी जिसने सूर्य मंदिर की स्थापना की। ठीक है। मंदसौर में जुलाहों की एक श्रेणी थी जिसने सूर्य मंदिर की स्थापना करी। इस प्रकार श्रेणियां अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्र थी। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी का प्रधान क्या कहलाता था? ज्येष्ठक। ये पद अनुवांशिक था। नालंदा और वैशाली से गुप्त श्रेणियों सार्तवाह क्या होते हैं? चलने वाले, नाव को चलाने वाले जो होते हैं वो सार्तवाह कुलीकों की मोहरें प्राप्त हुई। गुप्त काल में श्रेणी सबसे बड़ी संस्था होती थी। इम्पोर्टेंट बात है, जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य होती थी उसे निगम कहा जाता था। अर्थात व्यापारिक समितियों को निगम कहते हैं। व्यापारिक समितियों को क्या कहते हैं? निगम। प्रत्येक शिल्पियों की अलग अलग श्रेणियां होती थी। ये श्रेणियां कानून और परंपरा की अवहेलना करने वालों को सजा देने का अधिकार भी रखती थी। व्यापारिक कारवा का नेतृत्व करने वाला, यह आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। सार्थवा किसे कहते हैं? तो व्यापारिक कारवा का नेतृत्व करने वाला सार्थवा कहलाता था और निगम का प्रधान श्रेष्ठी कहलाता था। ध्यान रखना आप, निगम का प्रधान श्रेष्ठी कहलाता था। फिर उसके बाद आता है आपकी अगली हेडिंग, गुप्त काल में व्यापार और उद्योग धंधे किस प्रकार के थे? तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। गुप्त काल में व्यापार जो है आंतरिक व्यापार था। गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य अपने चरम उत्कर्ष पर था बच्चों। आंतरिक व्यापार सड़कों और नदियों के द्वारा किया जाता था। गुप्त काल में दीर्घ राजनीतिक स्थिरता एवं शांति की स्थिति तथा गुप्तकालीन नरेशों द्वारा प्रभुत मात्रा में प्रचलित स्वर्ण मुद्राओं ने व्यापार के विकास में बहुत सहयोग दिया। आंतरिक व्यापार की प्रमुख वस्तुओं में दैनिक उपयोग की लगभग सभी वस्तुएं शामिल थी, जिन्हें नगरों और ग्रामों के बाजारों में मुख्यतः बेचा जाता था। जबकि विलासितापूर्ण वस्तुओं में दूरस्थ प्रदेशों से लाई गई वस्तुएं शामिल थी। साथ ही ब्राह्मणशील व्यापारी भी थे और जिनका नगरीय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। नारद और बृहस्पति स्मृतियां हैं ये। इन स्मृतियों में क्रेताओं और विक्रेताओं के समान हितों की रक्षा के लिए अनेक नियम और विनियम बने हुए थे। गुप्त काल में मार्गों से यात्रा सुरक्षा निरापद थी। चीनी यात्री फायान ने भारत में अपनी यात्रा के दौरान कहीं असुरक्षा महसूस नहीं करी थी। ठीक है। उज्जैन, भड़ोच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिछत्र, कौशाम्बी आदि महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर थे। इन सब में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, क्योंकि देश के हर कोने से मार्ग उज्जैन की ओर आते थे। पेशावर, मथुरा, उज्जैन, पैठान मुख्य व्यापारिक के और औद्योगिक केंद्र थे। कौन कौन से थे मुख्य? पेशावर, मथुरा, उज्जैन, पैठान, ये 4 मुख्य व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र थे। ठीक है, आपको इनको याद रख लेना है। उज्जैन, भड़ोच गुजरात में ही है। प्रतिष्ठान विदिशा एमपी में है। प्रयाग इलाहाबाद, पाटलिपुत्र पटना, वैशाली बिहार, ताम्रलिप्त बंदरगाह और मथुरा यूपी, अहिछत्रपुर नागौर,
कौशाम्बी, अयोध्या, यूपी, ये सब व्यापारिक नगर थे। ठीक है, अगला देखिए विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी और बंदरगाह किन किन जगहों पर थे, इनमें से नक्शे के लिए भी नाम आएंगे, तो आप इसे बहुत अच्छे से और ध्यानपूर्वक सुने। भारतीय बंदरगाहों का बाहर के अनेक देशों से स्थायी सामुद्रिक संबंध बना हुआ था। ये देश थे चीन, श्रीलंका, फ्रांस, अरब, इथोपिया, अफ्रीका में आता है इथोपिया, बेजेंटाइन, रोमन साम्राज्य और हिंद महासागर के द्वीप। गुप्त काल में चीन के साथ भारत के विदेशी व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई। चीन का रेशम, जो कि चीनाशुक के नाम से प्रसिद्ध था, चीन में जो रेशम था वो क्या नाम से जाना जाता था, चीनाशुक के नाम से जाना जाता था। भारत के बाजारों में अत्यधिक लोकप्रिय था चीनाशुक रेशम। और रोमन साम्राज्य के पतन से कमज़ोर हुआ पश्चिमी विदेशी व्यापार में पुनः वहाँ बेंजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना के बाद वृद्धि हुई। यहाँ निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में, यानी भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रेशम और मसाले प्रमुख थे निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में। उसके बाद आप बंदरगाहों के नाम देखेंगे तो बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो आपको पता है गुजरात में भड़ोच नाम की जगह है, वहाँ पर एक बंदरगाह जिसका नाम है भृगु कच्छ बंदरगाह। ठीक है, भड़ोच गुजरात में है और गुजरात भड़ोच के अंदर ही भृगु कच्छ बंदरगाह है, पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है ये और एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। उसके बाद केम्बे, सोपार, कल्याण बंदरगाह थे। केम्बे, सोपार, कल्याण बंदरगाहों के नाम है ये। उसके अलावा पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों में घंटशाला, कंदुरा और गंगा के मुहाने, घंटशाला, कद्दूरा और गंगा के मुहाने पर जो है आपका है ताम्रलिप्त बंदरगाह, जहाँ से माल लाया और ले जाया जाता था। ताम्रलिप्त पूर्वी भारत में होने के कारण सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। चीन, इंडोनेशिया और श्रीलंका के व्यापारिक जहाज यहाँ आते जाते रहते थे। उसके बाद आप दो ग्रंथ देखिए, रघुवंश और दश कुमार चरित्र। तो रघुवंश और दश कुमार चरित्र में ताम्रलिप्त बंदरगाह से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का उल्लेख रघुवंश और दश कुमार चरित्र में किया गया है। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि गुप्त साम्राज्य एशिया का सबसे प्रमुख केंद्र स्थल था। गुप्त साम्राज्य विश्व के सामुद्रिक देशों में सर्व प्रमुख सामुद्रिक शक्ति के रूप में प्रसिद्ध था। गुप्त काल भारत में क्या क्या आता था, चीन से तो रेशम आता था। इथोपिया अफ्रीका है तो वहाँ से हाथीदांत आता था। अरब, ईरान तथा बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात होता था। दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन व पश्चिम से ताम्रलिप्त बंदरगाह, भड़ोच आदि बंदरगाहों से व्यापार होता था। ठीक है, मसाले, मोती, वस्त्र, हाथीदांत, नील का निर्यात, धातु और चीनाशुक, रेशम और घोड़ों का आयात जो है वो बाहर से किया जाता था, चीन से किया जाता था और अन्य जगहों से भी किया जाता था। तो आप देख लीजिए, चीन से रेशम, इथोपिया से हाथीदांत, अरब ईरान से बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात किया जाता था और उसके अलावा मसाले, मोती, वस्त्र, हाथीदांत और नील का निर्यात, धातु और चीनाशुक, रेशम आदि घोड़ों का आयात भी यहाँ पर किया जाता था। तो मसाले, मोती, वस्त्र और हाथीदांत और नील, इनका तो निर्यात होता था और धातु, रेशम और घोड़ों आदि का आयात किया जाता था भारत से। फिर आता है आपका राजस्व के स्रोत, यानी पैसा कहाँ से आता था गुप्त काल में। तो राजस्व का स्रोत देखो, गुप्त काल में भू राजस्व राजकीय आय का प्रमुख स्रोत था। भू राजस्व राजकीय आय का प्रमुख स्रोत था। साहित्य में निम्न प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहला टैक्स देखो आप, भाग, दूसरा टैक्स का नाम भोग, तीसरा उपकर और चौथा उपद्रंग। तो भाग जो है वो राजा का भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाला 1/6 हिस्सा, राजा का भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाला 1/6 हिस्सा। भोग क्या होता है, राजा को हर दिन फल फूल सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला टैक्स भोग कहलाता है। ऊपरी कर क्या होता है, ये एक प्रकार की भूमि का कर है जो भूमि की ऊपरी परत पर दिया जाता है। गुप्त काल में भूमि की अदायगी नगद मतलब हिरण्य, नगद पैसे को क्या कहते हैं, हिरण्य। ठीक है, अन्न में नगद या अन्न के रूप में दी जा सकती थी टैक्स का पैसा। इस समय भूमि, रत्न, खाने, नमक आदि राजस्व के अन्य प्रमुख स्रोत थे। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 तक
भाग देना पड़ता था। गुप्त काल को प्राचीन काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है। फायान ने गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता, सरल दंड व्यवस्था, घरों में तालों का अभाव यानी ताले नहीं लगते थे, प्याज और लहसुन का सेवन, कोई भी प्याज और लहसुन नहीं खाता था, जो समाज में अपराधी प्रवृत्ति की न्यूनता और संपत्ति की सुरक्षा, अहिंसक सात्विक प्रवृत्तियों को दिखाते हैं। यानी गुप्त काल में जो है किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता था, संपत्ति की सुरक्षा होती थी, अहिंसक और सात्विक, बिना हिंसा के और सात्विक प्रवृत्ति दिखाई देती थी। जिन भावनाओं को जनता में पल्लवित करने हेतु मौर्य सम्राट अशोक को उपदेश देना पड़ा, वो अब स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी थी। मौर्यों के बाद पहली बार राजनीतिक एकता और सुव्यवस्था देखने को मिली। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ, उद्योग और व्यापार उन्नत अवस्था में थे। इस युग की कला में आध्यात्मिकता का शालीनता, भारतीयता की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। साथ ही अजंता की, एलोरा की गुफाएं, बाघ के गुहा चित्र देखने को मिले। देवगढ़, भीतरी गांव, झांसी आदि के मंदिर, विष्णु भगवान और बुद्ध और महावीर की मूर्तियां आदि इस युग कला की चरमोत्कर्ष के द्योतक थे, जो सामाजिक समृद्धि एवं सौहार्द का प्रतीक है। साहित्य में कालिदास, हरिसेन, विष्णु शर्मा आदि ने उच्च कोटि की रचनाएं लिखी। आर्यभट्ट और वराहमिहिर, नागार्जुन आदि ने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विकास किया तथा भारतीय संस्कृति का भी विदेशों में प्रचार प्रसार कर गुप्त काल में देखने को मिला। निसंदेह गुप्त काल जो है वो कला का, वास्तु का, मूर्ति शिल्प और चित्रकला, साहित्य, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के अवतरण, पल्लवन और मुद्रा प्रसारण में समग्र रूप से प्रगति का युग रहा है। राजनीतिक एकता, प्रतापी सम्राट, आर्थिक वैभव, धार्मिक सहिष्णुता, विदेशियों को हिंदू धर्म में सम्मिलित करना, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, संस्कृत साहित्य की प्रगति, सभी ललित कलाओं की उन्नति और विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त कला का स्थान श्रेष्ठ है। इन कार्यों के लिए निसंदेह गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग है। श्री अरविंद ने लिखा कि भारत ने अपने इतिहास में अपनी जीवन शक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में इतना पल्लवित होते हुए कभी नहीं देखा जितना गुप्त काल में विकास हुआ। क्या कहा है अरविंद ने कि भारत ने अपने इतिहास में अपनी जीवन शक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में इतना फलते फूलते हुए देखा जितना पहले कभी नहीं देखा, वो सब गुप्त काल में उनको देखने को मिला। यानी जो विकास हुआ है पूर्ण तरीके से वो गुप्त काल में ही देखने को मिला है, विकसित हुआ है। तो आपका क्वेश्चन ऊपर आया था कि इसे स्वर्ण काल क्यों कहा गया है, तो आपको ये सारी बातें अच्छे से याद करके और तैयार कर लेनी है। ठीक है।